नमस्कार, आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई में। मैं हूँ रविशंकर और हम बातें कर रहे हैं शिव स्वरोदय ग्रंथ के द्वारा बताए गए स्वर विज्ञान के बारे में। स्वर विज्ञान के बारे में मेरे पिछले जितने भी वीडियो हैं उनमें आपने देखा होगा कि स्वर विज्ञान का अर्थ क्या है। स्वर विज्ञान में 5 तत्व बताए गए हैं। उन पांचों तत्वों को हम जाने कैसे, उनको पहचाने कैसे कि हमारी श्वासों में या हमारे स्वर में कौन सा तत्व चल रहा है, यह आपने पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझा होगा। उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसे आपने अभी नहीं देखा है तो देख सकते हैं, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको सुविधा होगी। अपने इस वीडियो में हम लोग आज उन पांचों तत्वों को समझेंगे विस्तार से कि वो तत्व होते क्या हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, हमारे शरीर में उनका कार्य क्या होता है और किस प्रकार वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, सकारात्मक रूप से भी नकारात्मक रूप से भी। और यदि वे तत्व हमारे जीवन में संतुलित रहें तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, असंतुलित होने पर क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो ये 5 तत्व जैसा आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों का हमारे पूरे शरीर के निर्माण में, हमारे मन, चेतना, बुद्धि, इन सभी के निर्माण में इनका अंश रहता है, स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में। और इन तत्वों के चलने का एक क्रम भी होता है। पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु और फिर अंत में आकाश। आकाश तत्व सुषुम्ना में चलता है, उसके बाद फिर क्रम बदल जाता है, दूसरा स्वर चलने लगता है और उस स्वर में फिर से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चलते हैं। इनका समय भी होता है। सुबह प्रातः काल जब 6 बजे के आसपास जब सूर्योदय होता है, उस समय से गणना की जाती है स्वरों के चलने की। उस समय जो स्वर चल रहा होता है उसमें सबसे पहले पृथ्वी तत्व आता है, उसके बाद उसमें जल तत्व आता है, फिर अग्नि तत्व आता है, वायु तत्व आता है। वायु के बाद जैसे ही आकाश तत्व शुरू होता है, स्वर बदलने लगता है और सुषुम्ना में दोनों नॉस्ट्रिल्स चलने लगती हैं। उसके बाद स्वर परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक आप जानते हैं। तो आइए हम आज इन तत्वों को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जो स्वर योग के साधक हैं उनके अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति को शायद इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हमारा प्रयास है कि आपके पास पूरा ज्ञान हो। इन 5 तत्वों में सबसे पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। हमारे अन्नमय कोश का आधार होता है। अन्नमय कोश का अर्थ है ये पूरा स्थूल शरीर। यह अनुभव भी सबसे जल्दी होता है और इसके प्रभाव भी जीवन में सबसे ज़्यादा स्पष्ट और तत्काल होते हैं। अब यह पृथ्वी तत्व कार्य क्या करता है? यह हमें स्थिरता देता है, धैर्य देता है, शांति देता है, संतुलन देता है। संतुलन मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और चलने में भी संतुलन देता है। इस पृथ्वी तत्व का गुण ये होता है कि यह भारी होता है। आपकी जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी को यही बनाता है। जिसका पृथ्वी तत्व अधिक मजबूत है, ग्रेविटी उसमें ज़्यादा होगी। लेकिन पृथ्वी तत्व चलता है दोनों ही स्वरों में। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका जो हम अनुभव कर सकते हैं और जो लाभ उठा सकते हैं, जब ये इड़ा नाड़ी में चलता है। अगर इड़ा नाड़ी में उदय होता है तो उस समय इसके प्रभाव सबसे अधिक रहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में सुबह 6 से 8 के बीच में, 2 घंटे के बीच में यह पृथ्वी तत्व इड़ा नाड़ी में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति में, अगर अस्वस्थ है किन्हीं अन्य कारणों से, तो हो सकता है कोई दूसरा स्वर चले। अब इसका जो असर होता है, 2 तरह का प्रभाव होता है। अगर यह तत्व असंतुलित हो गया तो असंतुलित होने की स्थिति में यह वजन को बढ़ाता है। हमेशा शरीर में आलस्य, भारीपन बना रहता है। कोई कार्य करने में मन नहीं लगता है। तो यह बढ़ता क्यों है? एक्चुअली पृथ्वी तत्व जुड़ा है सीधे पृथ्वी से। शूमैन रेजोनेंस, यह पृथ्वी की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है 7.83 हर्ट्ज की, और ये फ्रीक्वेंसी एक स्वस्थ संतुलित शरीर की भी होती है।
जब ये दोनों मैच करते रहते हैं तो पृथ्वी तत्व संतुलित रहता है। लेकिन तामसिक और राजसिक भोजन यानी तले भुने, गरिष्ठ और इस प्रकार के बासी भोजन, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सब पृथ्वी तत्व के संतुलन को बिगाड़ते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि जितने योगी, साधक और संत आदि होते हैं, वह पृथ्वी से उत्पन्न फल, सब्जियां, इनको सीधे सात्विक रूप में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। या तो कुक न किया जाए, या किया जाए तो बहुत ही सामान्य रूप से किया जाए, क्योंकि जब हम इनका प्रिपरेशन गड़बड़ करते हैं या उसमें बहुत सी चीज़ें मिलाते हैं तो इनके अपनी फ्रिक्वेंसी में चेंज होता है और वो हमारे पृथ्वी तत्व को असंतुलित करता है। और अगर पृथ्वी तत्व कम हो जाए किसी कारण से, तो कम होने में इसका दूसरा असर होता है। वास्तव में ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के त्वचा, बाल, बोन्स और मसल, इनसे सीधे संबंधित होता है, ऐसा स्वर विज्ञान कहता है। तो अगर पृथ्वी तत्व कम हो गया तो ऐसे व्यक्तियों में त्वचा की समस्याएं, हेयर प्रॉब्लम्स, बाल का गिरना, बोन्स में तरह तरह की समस्याएं आना और उनका बहुत क्षरण होना, कैल्शियम कम हो जाना, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो इसको बनाए रखने का, संतुलन करने का आसान उपाय है प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पृथ्वी के संपर्क में रहना चाहिए। पाँव में कोई चीज़ ना हो, नंगे पैर हो, हाथों में कोई हाथ भी पृथ्वी के संपर्क में रहें और सीधे पृथ्वी के संपर्क में रहना चाहिए। कच्ची मिट्टी के संपर्क में अगर संभव हो तो हरी घास या धूप पर अवश्य बैठें। जो भी करना है उस पर योगासन, प्राणायाम, ध्यान जो भी करना है कीजिए। पृथ्वी के संपर्क में रहना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। और इसके लिए सूर्य नमस्कार करने से जो ऊर्जा है वह पृथ्वी की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा दोनों एक साथ आती है और वह इसके संतुलन को बढ़ाती है। एक बात और बताना चाहूँगा, मंदिरों में प्राचीन काल में यह परंपरा थी, अभी कुछ दिन पहले तक भी लोग करते थे, स्नान करने के बाद मंदिर के फर्श पर साष्टांग लेटते थे। साष्टांग का मतलब माथे से लेकर पैर के अंगूठे तक का हिस्सा पृथ्वी को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा करने के कारण इसके पीछे का एक विज्ञान है। जो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा है और पृथ्वी का जो रेजोनेंस है वो पूरी बॉडी एब्जॉर्ब करती थी और जितनी देर व्यक्ति साष्टांग मुद्रा में पड़ा रहता था उतनी देर में उसकी बॉडी का पृथ्वी तत्व पूरी तरह संतुलित हो जाता था। और पृथ्वी तत्व का संतुलित रहना किसी भी कार्य के लिए, योग, साधना, मेडिटेशन, ये तो बात की बातें हैं, आम अपने जीवन के कार्य करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। पृथ्वी तत्व का उपयोग ये है जीवन में कि जब पृथ्वी तत्व इड़ा नाड़ी में चल रहा हो, चंद्र स्वर में चल रहा हो, तो उस समय आप दीर्घकालीन योजनाओं पर काम करें। ऐसे काम व्यापार के, कैरियर के, किसी प्रोजेक्ट के जिसमें काफ़ी समय लगना है और आपको लंबे समय तक काम करना है और जो लंबा लाभ देने वाले हैं, ऐसे कार्यों के लिए पृथ्वी तत्व में कार्य करना सबसे उत्तम होता है। पृथ्वी तत्व के बाद जो दूसरा तत्व स्वर में उदय होता है वह है जल तत्व। अब जल का स्वरूप है तरलता, प्रवाह, गति और अस्थिरता, मतलब बहते रहना। ठीक उसी प्रकार यह जीवन में हमारा जो भावनात्मक पक्ष है, संवेदनात्मक पक्ष है, वैचारिक पक्ष है, लचीलापन, करुणा, प्रेम, इस तरह की जितनी भावनाएं हैं ये उनसे संबंधित होता है और इस तत्व का प्रभाव भी उन पर सबसे अधिक पड़ता है। भौतिक रूप से कहें तो यह शरीर के जितने तरल पदार्थ हैं, रक्त हो गया, हमारा सेरेब्रल फ्लूइड हो गया जो पूरे मस्तिष्क में भरा रहता है, स्पाइन कार्ड में भरा रहता है, हर तरह के हार्मोन जो हो गए, दे आर इन आल्सो इन लिक्विड फॉर्म, हमारा जो वीर्य है, स्पर्म है, इन सब का संबंध इस तत्व से होता है। और योग ने, स्वर विज्ञान ने यह माना है कि इस तत्व की सक्रियता या निष्क्रियता, इसके संतुलित होने या असंतुलित होने का सीधा प्रभाव इन सभी चीज़ों पर पड़ता है। अब यह प्राणमय कोश से संबंधित होता है तो प्राण का अर्थ भी है पूरी तरह विस्तारित होना, बहना, और यह उसी प्रकार का
कार्य हमारे शरीर में करता है, चेतना के स्तर पर ये फैला रहता है तत्व। इसका जो सबसे अच्छा प्रभाव होता है वह इड़ा नाड़ी में ही होता है। स्वर चले कोई भी, उसमें यह तत्व उदित होगा, इड़ा में भी पिंगला में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव और इसका लाभ उठाने की बात वह चंद्र स्वर में होता है, इड़ा नाड़ी में होती है, क्योंकि ये शांत, पृथ्वी और जल तत्व दोनों शांत तत्व माने जाते हैं और चंद्र स्वर शांत नाड़ी होती है। इसका जो क्रियाशील होने का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होने का समय है वो प्रातःकाल 8 से 10 बजे के बीच में होता है। और इस तत्व के सक्रियता के कारण मैंने बताया कि वैचारिक अधिकता होती है, भावुकता बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, छोटी छोटी बातें भी हर्ट करने लगती हैं जिस व्यक्ति में जल तत्व की अधिकता हो जाए। और कभी आपने ध्यान दिया हो तो परिवार में भी 8 से 10 प्रातःकाल का समय ही वह समय होता है जहां बहुत छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाते हैं। वह विवाद होने का कारण भी यही होता है कि जल तत्व उस समय चल रहा होता है, प्रभावशाली होता है। इसकी असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति में जो मैंने बताया रक्त और जो भी तरल पदार्थ शरीर में है उनमें तो विकार पैदा होता ही है। उसके अलावा भावुकता, इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है वह व्यक्ति। वह अपने को छोटी छोटी बातों पर हर्ट महसूस करने लगता है। बहुत छोटी छोटी बातें भी उसको टच कर जाती हैं और काफ़ी देर तक दुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति अकारण रो देता है उन बातों पर जिन पर हमें लगता है कि भाई इस रोने की बात नहीं है, लेकिन उसे रुलाई आ जाती है। तो इस तत्व का संतुलन कैसे किया जाए? इस तत्व को संतुलित रखने के लिए जल के संपर्क में होना आवश्यक है। जल का संपर्क पीने के अर्थ में नहीं, शरीर के ऊपर जल का संपर्क होना चाहिए व्यापक रूप से। बड़ा आसान तरीका है। सुबह स्नान करते समय जब पानी ऊपर गिरे तो उसके स्पर्श को महसूस कीजिए, छोटी छोटी बूंदों का स्पर्श शरीर से कैसे वो प्रतिक्रिया कर रही हैं, शरीर कैसे उस पर अनुभव कर रहा है, इसे फील करना चाहिए। अपने जीवन की भाग दौड़ में हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि हम कब स्नान कर चुके हमें पता ही नहीं चलता, हमारे दिमाग में तो कुछ और चलता रहता है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। जल का संपर्क अनुभव कीजिए। नदी, झील, पोखरे, इस तरह की जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके किनारे अगर कुछ समय बिताए तो जल तत्व बड़े आसानी से संतुलित हो जाता है। जल तत्व की कमी होने पर स्वभाव में एक कठोरता आ जाती है, तरलता खत्म हो जाती है, रूखापन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जिन चीज़ों पर संवेदना भी होनी चाहिए उस पर भी संवेदनशील नहीं दिखता है और रक्त विकार बढ़ता है, ब्लड एसिडिटी बढ़ती है। और अगर ये बढ़ जाए तो बढ़ने के कारण शरीर में जगह जगह सूजन आ सकती है। जल तत्व के बढ़ने की स्थिति में, असंतुलित होकर बढ़ने की स्थिति में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी आती है और रक्त संबंधी समस्याएं भी होती हैं। इसका संतुलन करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था। पहले स्नान हम नदियों में करते थे, झीलों में करते थे, पानी के व्यापक संपर्क में रहते थे और एक मंत्र भी बोलते थे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। यह मंत्र जब बोलते थे ना तो पूरा विजुलाइजेशन होता था उन नदियों का, उनके जल का। ये विजुलाइजेशन ही हमारे शरीर में जल तत्व को संतुलित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका कार्य है हमारी रचनात्मकता को बढ़ाना। तो ये जो समय है सुबह 8 से 10 के बीच वाला, यह समय होता है रचनात्मक कार्यों को करने का, जिनमें आपकी संवेदना का भी समावेश होता है। जैसे संगीत है, नृत्य है, कला है, इस प्रकार के डांस हैं, इनका जो अभ्यास करने का समय है वह परंपरागत रूप से भी यही समय है, क्योंकि इस समय जल तत्व सक्रिय होता है। इसमें आप एक कार्य और कर सकते हैं। अगर संबंध, रिश्तों में कुछ दूरी आ गई है, कुछ रूखापन आ गया है, तो उनमें भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो यह समय सबसे अच्छा है।
सुबह 8 से 10 के बीच का। ध्यान दीजिएगा, चंद्र स्वर हो, जल तत्व चल रहा हो। तत्व की पहचान कैसे करेंगे, पिछले वीडियो में देखिएगा। उस समय अगर आप बातें करेंगे तो निश्चित रूप से संबंधों के सुधरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जल तत्व के बाद जो अगला तत्व स्वर में प्रकट होता है वह है अग्नि तत्व। यह बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में जो भी ऑरा है, प्रभावशीलता है, तेज है, ओज है, साहस है, पराक्रम है, धैर्य है, संघर्ष क्षमता है, वह सब इसी तत्व के होने के कारण उत्पन्न होती है। इस तत्व का संबंध हमारे मनोमय कोश से होता है। तो यह सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो मन को और विचारों को प्रभावित करता है, शरीर को भी प्रभावित करता है। यह पिंगला नाड़ी में इसके चलने का जो सही समय है, जो अनुमानित समय होता है, पिंगला नाड़ी में ये चलता है। इड़ा नाड़ी में चलेगा, इसका प्रभाव बहुत कम होगा। लेकिन जब पिंगला नाड़ी में चलता है सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में, तो यह समय इसका सर्वाधिक प्रभावशाली समय होता है। यह शरीर में आमाशय, हमारा जो पेट है जिसको हम कहते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन, इन दोनों से सीधे संबंधित होता है और इन पर सीधे असर भी डालता है। इस तत्व की अधिकता की स्थिति में एसिडिटी बढ़ती है, डाइजेशन खराब होता है, मेटाबॉलिज्म कुछ बढ़ जाता है, व्यक्ति को भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, लेकिन साथ साथ चिड़चिड़ापन, क्रोध और मानसिक अस्थिरता भी उसकी बढ़ती है। अगर यह तत्व संतुलित रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। इस तत्व के प्रभाव वाले व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई तत्व सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, आगे होता है। इस तत्व के प्रभाव वाले व्यक्ति बड़े प्रभावशाली होते हैं, मौलिक चिंतक होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं और उनका साहस और उनकी संघर्ष क्षमता बहुत अच्छी होती है। जल्दी वो क्विट नहीं करते, जल्दी वो पराजित नहीं स्वीकार करते, हार नहीं मानते। और अगर इसकी कमी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, क्रोध ज़्यादा आता है, स्ट्रेस हमेशा बना रहता है और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं, मानसिक रूप से अपने को उलझा हुआ महसूस करते हैं। अग्नि तत्व के संतुलन के लिए भोजन की बात करें तो भोजन में बहुत तीखे, स्पाइसी और बहुत मसालेदार चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि तत्व को बढ़ाती हैं, अग्नि तत्व के प्रभाव को बढ़ाती हैं। संतुलित होना चाहिए, समाप्त मत कीजिए, क्योंकि अग्नि तत्व फिर कमजोर हो जाएगा। और एक साधना की दृष्टि से अगर उपाय की बात करें तो दीपक त्राटक, दीपक त्राटक का अर्थ ये है कि एक अंधेरे कमरे में दीपक जला लें रात्रि में, उसके सामने बैठें और जितनी देर संभव हो उस पर त्राटक करें, एक टक उसे देखें जब तक आपकी पलकें खुली रह सकती, उनको खोलें, फिर झपका लें और फिर देखें। यह क्रिया 10 से 15 मिनट प्रतिदिन की जा सकती है। जिस व्यक्ति को यह लगे कि उसका अग्नि तत्व कमजोर है, साहस की कमी है, संघर्ष क्षमता में कमी है, यह अग्नि तत्व अपने प्रभाव के कारण जीवन में उन कार्यों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है जिसमें आपको स्पष्ट और तत्काल निर्णय लेना है। तो ये जो इसका 10 से 12 का समय होता है, इस समय में आप अपनी योजनाओं पर अमल करने की, मतलब उनको मूर्त रूप देने के लिए कार्य कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। व्यापारिक मीटिंग इस समय अगर की जाती है तो उसमें आपका पक्ष थोड़ा भारी रहता है, मतलब आप ज़्यादा आसानी से अपनी टर्म्स कंडीशन को मनवा सकते हैं। अग्नि तत्व के बाद पिंगला के स्वर में सबसे प्रभावशाली तत्व होता है वायु तत्व। यह वायु तत्व सबसे गतिशील तत्वों में से एक होता है, क्योंकि वायु की जो गति है चारों तरफ होती है। इसके अपनी गुण हैं और इसके अपने प्रभाव भी होते हैं। वायु तत्व मूलतः शरीर में विज्ञानमय कोश से संबंधित है, जिसका मूल काम होता है हमारे चेतना, अनुभव और हमारे ज्ञान को कंट्रोल करना। तो मूलतः यह तत्व शरीर में गतिशीलता को, बॉडी मूवमेंट को, विचारों को, श्वास को, अगर मानसिक स्तर पर कहें तो विचारों की संख्या को, विचारों की दिशा को, उनकी स्पष्टता को,
यह नियंत्रित करता है। इसका जो शारीरिक स्तर पर कार्य होता है, मांसपेशियों की गति को यह नियंत्रित करता है, हमारे काइनेस्थेटिक्स को यह कंट्रोल करता है। हम किसी चीज को स्पर्श करके जो अनुभव करते हैं, वायु का गुण है स्पर्श करना, त्वचा से संबंधित है। तो जो हमारा अनुभव स्पर्श के द्वारा बनता है वह वायु तत्व के कारण बनता है। फिर बॉडी का ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल दोनों इसके द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए वायु तत्व का संतुलित होना जीवन में कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में होता है और उसमें पिंगला नाड़ी ही चलती है सामान्य तौर पर स्वस्थ व्यक्ति में। इस तत्व के प्रभाव में गतिशीलता महसूस होती है, प्रवाह महसूस होता है, वैचारिक स्पष्टता महसूस होती है और आप किसी भी चीज़ पर अच्छे से चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उस पर आप समाधान पा सकते हैं। इसका कार्य है, इस समय कार्य जो करने चाहिए, लेखन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, योजनाओं को बनाने का कार्य कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उसके समाधान के लिए जो आपको चिंतन करना है, मनन करना है, वह कार्य इस समय बहुत अच्छी तरह हो सकता है। इसमें समाधान बहुत अच्छी तरह प्राप्त होता है। असंतुलन का प्रभाव अगर हम कहें तो असंतुलन की स्थिति में वैचारिक स्पष्टता समाप्त हो जाती है, उलझन पैदा हो जाती है, आप निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं और याददाश्त में कमी आती है। उलझन पैदा होने के कारण लगातार दिमाग चलता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम पैदा होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी भी पैदा होती है। इसके अलावा शारीरिक स्तर पर अगर कहें तो वायु तत्व के कुपित हो जाने की या असंतुलित हो जाने की स्थिति में शरीर में वायु से संबंधित जितने दोष हैं, जैसे गांठों में, जोड़ों में दर्द होना, कहीं पर सूजन होना, लगातार पेट में गैस का बनना, डाइजेशन का खराब होना और उससे संबंधित सारी प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है कि इसके असंतुलित होने की स्थिति में हार्ट से संबंधित कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जो नस, ब्लड की जो वेन्स जाती है पेट को, वह हार्ट से ऊपर से होके जाती है। उसमें किसी भी प्रकार का दबाव पड़ने पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हार्ट पर पड़ता है। इसलिए योगी और साधक वायु तत्व को हमेशा संतुलित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। स्वर में विद्यमान पंच तत्वों में सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म तत्व होता है, लेकिन सबसे विस्तृत तत्व भी होता है और यह वास्तव में हमें हमारे अस्तित्व को कॉस्मिक एग्जिस्टेंस के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ने का एकमात्र माध्यम होता है। उस रेजोनेंस से, उस फ्रीक्वेंसी से हमें जोड़ता है। तो इस तत्व का संतुलित होना किसी भी अच्छे व्यक्ति के लिए जो जीवन में प्रगति करना चाहता है बहुत आवश्यक है। इस तत्व की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली चीज़, यह तत्व केवल सुषुम्ना नाड़ी के चलने पर ही प्रभावी होता है और सुषुम्ना का समय आपको पता है कि सबसे छोटा होता है। 2.5 घंटे का या 1 घंटे का जो चंद्र स्वर है, 1 घंटे का सूर्य स्वर है, इसके बीच में परिवर्तन का समय सुषुम्ना का होता है और आकाश तत्व सबसे ज़्यादा सुषुम्ना की स्थिति में ही प्रभावी होता है। उसी समय उसकी क्रियाशीलता होती है, तो वो छोटा सा समय होता है। अब यह समय छोटा है, लेकिन इस तत्व के प्रभाव को अगर हम समझ लें तब हमें इस बात का अंदाजा होता है कि शिव स्वरोदय या इस प्रकार के सभी ग्रंथों में यह क्यों कहा गया है कि यदि साधक सुषुम्ना को साध ले और उसमें अपने को स्थिर कर ले तो जीवन में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि सुषुम्ना में रुकते ही आप उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं जो कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब ब्रह्मांड का कोई ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता, बड़ी आसानी से व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। स्वर विज्ञान के बारे में कहते हैं कि स्वर विज्ञान का ज्ञाता त्रिकालदर्शी होता है। जी हाँ, होता है। यह शून्यता का है, अभौतिकता का है और विस्तार का तत्व है। यह सांसारिक नहीं है बल्कि पारलौकिक शक्तियों से जुड़ा होने के कारण सुषुम्ना के स्वर में
आकाश तत्व के चलने पर किसी भी कार्य के करने के लिए निषेध किया गया है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य, अमहत्वपूर्ण कार्य कुछ भी न करें, सिर्फ आत्ममंथन करें, चिंतन करें और ध्यान करें। यहाँ तक कि कोई योजना बनाने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि वह योजना निष्फल होगी। मुझे याद आता है कबीर ने कहीं एक दोहा लिखा कि सायर नाही सीप बिनु, स्वाति बूंद भी नाही, तामे मोती नीपजे सुन्न शिखर गढ़ माही। ये सुन्न शिखर जो है, ये शून्य शीर्ष, शून्य शीर्ष का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी का सबसे ऊंचा स्थान। हमारे शरीर के जो 7 चक्र माने गए हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, सहस्त्रार का अर्थ है सबसे शीर्ष का जो स्थान है, चक्र है। तो मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति में आकाश तत्व के प्रभाव से इसको ऊपर उठाया जा सकता है, और वह कुंडलिनी जब सहस्त्रार में पहुंचती है तो उस समय आत्मज्ञान हो जाता है साधक को, और उसी को कबीर मोती कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का मोती वही है। इसका जो समय होता है, वह समय प्राय सायंकाल 2 बजे से 4 बजे का होता है, और रात्रि में भी 2 बजे से 4 बजे का होता है। यह समय ऐसा होता है जब शरीर पूरी तरीके से भौतिक रूप से विश्राम की अवस्था में होता है। उस समय जठराग्नि एकदम मंद होती है, शरीर की बाकी क्रियाएं भी लगभग शिथिल होती हैं। केवल आपका आनंदमय कोश, क्योंकि यह आनंदमय कोश का तत्व है, आनंदमय कोश केवल सक्रिय होता है। इसलिए याद रखें, भोजन तो कभी भी इस दशा में न करें, क्योंकि वह भोजन केवल निष्फल नहीं होगा, बल्कि एक तरह से भौतिक शरीर के लिए विष का कार्य करेगा। क्योंकि यह जो समय होता है आकाश तत्व की चलने का, यह भौतिक कार्यों के लिए नहीं होता है। आकाश तत्व का संबंध ध्वनि से होता है, यह कानों से संबंधित तत्व है। इसलिए जिनमें आकाश तत्व असंतुलित है या विचलित है, उनमें कानों में आवाजें आना, अलग अलग तरह की आवाजें आना, बिना किसी कारण के, बिना किसी बीमारी के, बड़ी सामान्य सी बात है। और आज यह भी ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है, समस्या है। अब इस प्रकार से जब आंतरिक रूप से वो आवाज़ें बनना शुरू होती हैं, तो वह नींद के लिए भी बहुत कठिन हो जाती हैं, नींद भी बड़ी कठिनाई से आती है। लेकिन दूसरी ओर अगर आकाश तत्व संतुलित है, तो उन आवाज़ों के स्थान पर साधक अनहद नाद को सुनता है, उस कॉस्मिक साउंड को सुनता है, जिससे वह अपनी चेतना को विस्तृत कर पाता है, ऊपर उठा पाता है। आकाश तत्व की अधिकता या कम होने, दोनों किस्म के असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति में उदासी पाई जाती है। वह अकारण उदास रहता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, उसके चिड़चिड़ापन तो नहीं होगा, लेकिन डिप्रेशन की ओर वो जाता हुआ दिखता है। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, अपने आप में खोए रहता है। तो अपने आप में खोया हुआ व्यक्ति सांसारिक कार्यों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होता। इसलिए आकाश तत्व को संतुलित रखना बहुत आवश्यक है, और आकाश तत्व को संतुलित करना भी आज की लाइफ स्टाइल के कारण थोड़ा सा कठिन हो गया है। हमारे 2 तत्व तो अकारण हमारी लाइफ स्टाइल से प्रभावित हो गए हैं, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, पहला और पांचवा। पृथ्वी तत्व इसलिए प्रभावित हो गया है कि हम पृथ्वी के संपर्क में नहीं रह पाते हैं। आकाश तत्व इसलिए प्रभावित हो गया है कि अब हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं। खुला हुआ आसमान, नीला आकाश, सूरज के किरणें, बादलों के आने जाने का दृश्य अब हमारे लिए लगभग कठिन होता जा रहा है, असंभव होता जा रहा है। खुले गांव में रहने वाले लोगों के लिए भले ही संभव हो। तो ज़्यादातर बीमारियां और परेशानियां जो मानसिक हैं और शारीरिक हैं, पृथ्वी से शारीरिक, आकाश तत्व से मानसिक, ये पैदा हो रही हैं। आकाशिक ध्यान करने का सीधा तरीका ये है कि आप किसी खुले स्थान पर जहां आसमान दिखाई दे रहा हो, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, ये दोनों समय इसके लिए उपयुक्त है। आप खुली ज़मीन पर लेट जाएं, घास, धूप, और अगर ये संभव नहीं है, आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं, तो छत पर चले जाएं, जहां से आपको कोई चीज़ ऑब्स्टेकल्स के रूप में ना दिखाई दे अपने आसपास। एकदम
पीठ के बल लेट जाएं, चेहरा आसमान की ओर, सुबह या शाम को करना है इसे, और अपने शरीर को शिथिल छोड़कर केवल शून्य आकाश को देखते रहें। बादल हैं, बादलों को देखें, शून्य आकाश को देखें। प्रयास करें कि आपके दिमाग में उसमें कोई विचार न चले। सांसों को गहरा रखें, धीमा रखें, शांत रखें। और यह केवल 10 से 15 मिनट अगर आप करते हैं तो वह आकाश धीरे धीरे आपको अपने अंदर उतरता हुआ महसूस होगा। एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा विस्तार अनुभव होगा, और ऐसा अनुभव होगा जैसे आपका अपना अस्तित्व उस आकाश की तरह अनंत होता जा रहा है। आप फैलते जा रहे हैं, आपका पूरा ऊर्जा, आभा मंडल, ऑरा, यह विस्तारित हो रहा है। यह प्रयोग ऑरा को बढ़ाने के लिए भी बड़ा उपयुक्त प्रयोग है, और इसके द्वारा व्यक्ति की जब ऑरा बढ़ती है तो उसके प्रभाव में भी वृद्धि होती है। लोगों के बीच में उसका जो इम्प्रेशन है, उसका जो प्रभाव है, वह ज़्यादा गरिमामय हो जाता है, सम्मोहक हो जाता है। एक बात और कर लेते हैं कि ये पांचों तत्व आपस में संबंधित भी हैं, क्योंकि ये इसी शरीर में रहते हैं, एक ही स्वर में रहते। पृथ्वी तत्व और जल तत्व ये चंद्र के स्वर हैं, चंद्र के स्वर में चलने वाले तत्व हैं, उसी में प्रभावी होते हैं। अग्नि तत्व और वायु तत्व ये पिंगला नाड़ी में या सूर्य स्वर में चलने वाले प्रमुख स्वर हैं। इनका आपस में भी कोरिलेशन है। पृथ्वी और अग्नि का है। जब जब पृथ्वी तत्व कम होगा तो अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, और अगर अग्नि तत्व कम होगा तो पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर जल तत्व कम हुआ तो वायु तत्व बढ़ जाएगा, वायु तत्व कम हुआ तो जल तत्व बढ़ जाएगा। और इनका एक संबंध और है। आयुर्वेद की दृष्टि से व्यक्तित्व का पूरा, आपके स्वास्थ्य का निश्चय 3 तत्वों से होता है, कफ, पित्त और वात। यही 3 त्रिगुण जिनको कहते हैं, ये हमारे पूरे स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। इसमें जो कफ है, यह पैदा होता है पृथ्वी और जल तत्व के बीच में जो असंतुलन पैदा होता है, उससे ये उत्पन्न होता है। जो पित्त है, यह पैदा होता है अग्नि और वायु तत्व के बीच में अगर असंतुलन है तो, उनका संबंध ठीक नहीं है तो बीमारी पैदा होती है, दोष पैदा होता है, त्रिदोष में से तीसरा। यह जल और वायु के गलत सम्मिलन से होता है। तो कुल कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इन 5 तत्वों को अपने शरीर में एकदम संतुलित बनाए रखें। अब साधना और सारा का सारा योग की परंपरा और जितने उसके प्रबंध हैं वो सब इसीलिए किए गए। भोजन, नींद, सोना, जागना, काम करना, सबके नियम बनाए गए। आज हम उन नियमों को भले ही ये कह दें कि अरे भाई वो पुराने हैं, हमारे आज की लाइफ स्टाइल में मैच नहीं करते हैं, इट्स ओके, हम कह सकते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो विज्ञान था, वो विज्ञान केवल एक बात के लिए था कि यह जीवन जो भी मिला है, 50 वर्ष, 100 वर्ष जो भी मिला है, कितना स्वास्थ्यप्रद, कितना आनंदप्रद, कितना खुश हो सकता है, उसको कैसे हम लोग तय करें। तय करने का तरीका वही था। चलिए ठीक है, हम अपने लाइफ स्टाइल में बहुत कुछ हेर फेर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इन तत्वों की संतुलित रखने की जो बात है उसको हम कर सकते हैं। अगला वीडियो जो हमारा बन रहा है, वह वीडियो बन रहा है इन तत्वों की साधना, क्योंकि वास्तव में स्वर योग या शिव स्वरोदय का पूरा लाभ जीवन में तब मिलता है जब तत्वों की साधना की जाए। और इन तत्वों की साधना का एक पूरा तरीका है, सिस्टम है, वह वीडियो हम बना रहे हैं, और अगली बार उसी वीडियो के साथ हम लोग आपसे मिलते हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अपने जो टिप्पणियां हैं उनसे आप अवगत कराते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें ये प्रेरित करते हैं कि हम और किस प्रकार से, कितनी अच्छी तरीके से इन गूढ़ बातों को, जो ऑकल्ट साइंस है, जो रहस्यमयी एक दुनिया है ज्ञान की, उसको सरल भाषा में आपके सामने कैसे ला सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।